महाराष्ट्र से दो बड़ी खबर हैं और एक बड़ी खबर यह है कि जो संजय राउत ईडी की गिरफ्त में हैं, फिलहाल वो जेल में हैं, उनके बारे में पता चला है, ईडी के सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि जो उनका मित्र प्रवीण राउत है वो अपने 2 नंबर के काम करने के लिए संजय राउत का इस्तेमाल करता था। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने संबंधों को इस्तेमाल करता था संजय राउत के जरिए। कई ऐसे लोगों में उसने पैठ बनाने में कामयाबी हासिल की जिनका राजनीतिक गलियारों में काफ़ी पहुंच है, रसूख है, और उसी के जरिए वो अपने काम को करता था। खुद आगे कभी भी लाइमलाइट में नहीं आता था, कहीं मीडिया में नहीं आता था, और वो अपना काम कराने के लिए राजनीतिक नेताओं का इस्तेमाल करता था। ये 2 नंबर के धंधे को 1 नंबर में कन्वर्ट करना, उस पैसे को कन्वर्ट करना, इस काम का भी वो माहिर खिलाड़ी था, जिसमें प्रवीण राउत ने संजय राउत को भी इस तरह के लाभ पहुंचाए हैं, वो पैसा दिया है। ये ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया है, और ये खुलासा तो पहले ही हो चुका है कि लगभग 1 करोड़ रुपया सीधा सीधा संजय राउत और उसकी पत्नी को दिया गया। इसके अलावा अब यह भी खुलासा हुआ है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का और इस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो पत्राचाल घोटाले को लेकर के उसका कमीशन ये दिया गया है। यहां आपको पहले से पता है कि पत्राचाल में लगभग 670 ऐसे लोग रहते थे गरीब, जिनको ये कह करके उनके फ्लैट खाली करा दिए गए कि इसको तोड़कर आपको नए मकान दिए जाएंगे, ये मकान यहाँ पर जो है जर्जर हालत में है, हम आपको नए मकान देंगे। उनको सपना दिखाया गया। उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी, जो पैसे थे, वो बिल्डरों को सौंप दिए, और ये बिल्डर और कोई नहीं तो संजय राउत का मित्र प्रवीण राउत था, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको ये ठेका दिया था महाड़ा ने कि वो 3000 फ्लैट यहां पर बनाएगा। उसमें से 670 ये पत्राचाल वाले लोग हैं, इनको ये फ्लैट दिए जाएंगे। प्राथमिकता यही थी, और इसलिए उन बेचारों ने इन राजनीतिक नेताओं के झांसे में आकर अपने फ्लैट खाली कर दिए। वो जो गरीब लोग थे उन्होंने ये तक सवाल उठाए कि भाई हम यहाँ तो रह रहे हैं, हमारा अपना ये फ्लैट है, 10-20 रुपए इस चाल का किराया जाता है, लेकिन दूसरी जगह अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में कहीं फ्लैट लेंगे तो वहाँ मुंबई में बहुत महंगे फ्लैट हैं, उस किराए को कैसे हम सहन करेंगे। इसमें आपको बताएं, उस समय कहा गया सरकार के द्वारा कि आपको हम किराया भी देंगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में ये वादा किया गया। शुरुआत में उनको किराया दिया भी गया, लेकिन बाद में वो किराया देना बंद कर दिया। उद्धव ठाकरे को जब ये कंप्लेंट लोगों ने की तो उद्धव ठाकरे ने भी ये वादे किए कि हम आपको किराया देंगे, लेकिन नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो गरीब लोग दोहरी मार झेल रहे थे, और वो आज भी बेघर हैं, क्योंकि वहां जो सोसाइटी के फ्लैट बनने थे वहां सुनसान खाली बिल्डिंग है, कोई अधूरी है, कहीं पूरी हो गई है तो दरवाजा लगना बाकी है, खिड़की लगना बाकी है, पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, यानी अभी भी वो रहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब वो लोग सीधे सीधे संजय राउत को कोस रहे हैं, और संजय राउत के जेल जाने पर खुश हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने अभी भी देर ही सही पर न्याय किया है, और अभी भी इसको सजा होना बाकी है। अभी तो संजय राउत की पूरी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, और संजय राउत का परिवार जब बेघर होगा इसको तब पता लगेगा, लोगों का कहना है। लेकिन ईडी के सूत्र जो खुलासा कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी तक भी संजय राउत ने उनको वो बात नहीं बताई है, वो सबूत नहीं खुलासे किए हैं जिसके जरिए ये पता लगे कि प्रवीण राउत ने और किन किन लोगों को पैसे दिए। हालांकि प्रवीण राउत ने कुछ चीज़ें स्वीकार की हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हमने संजय राउत के जरिए नेताओं तक पैसे पहुंचाए, संजय राउत को जमीन खरीदवाई। ये पहले खुलासा हो चुका है कि जो अलीबाग में 10 प्लॉट ये संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत और उनके मित्र के नाम किए गए, उसकी सारी पेमेंट प्रवीण राउत ने दी। तो प्रवीण राउत ने वो जो फ्लैट दिए थे वो इसी एवज में थे कि हम आपको ये फ्लैट दिला देते हैं, आप नेताओं से हमारा ये काम कराओ। तो काम कराने की एवज में ये रिश्वत दी गई, और ये ईडी को पता है। तो ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि हम संजय राउत से ये पूछना चाहते हैं जो वो नहीं बता रहे हैं, कि जो ये कमीशन आपने लिया जो करोड़ों में है, इसमें और कौन हिस्सेदार है।
और जब तक ये खुलासा नहीं होगा ईडी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ईडी के पास जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, और उन्हीं सबूतों के आधार पर न्यायपालिका में वो अपनी बात रखते हैं। और इसी के कारण से आपको बताएं कि ईडी ने संजय राउत की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, जो उनको जेल में रखने का अभी आदेश हुआ है। यानी आप सोचिए, विचारिए, जेल में रहिए, लेकिन एक और खुलासा हुआ है कि संजय राउत ने अभी जो उनका सामना मुखपत्र है शिवसेना का, उसका जो संपादकीय है वो लिखा, और उसमें वहाँ के जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी, उनको घेरते हुए एक पुराने मुद्दे पर उसने फिर से मामला उठाया कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने किस तरह से मराठियों का अपमान किया है और उस पर इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन अब ईडी इस मामले में न्यायपालिका में अपनी बात रखेगी कि जेल के अंदर बंद संजय राउत बेशक कार्यकारी संपादक हैं सामना के, लेकिन उन्होंने अगर जेल में रहते हुए ये पोस्ट लिखी है तो ये एक अपराध है, क्योंकि जेल में रहते हुए आप कोई भी दस्तावेज जेल से बाहर कैसे पहुंचा सकते हो, किसी पोस्ट पर कैसे रह सकते हो। अब ये सवाल उठा है, इसकी जांच होगी। लेकिन इसी बीच एक भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं जिन्होंने सारा खुलासा किया वो हैं किरीट सोमैया, और किरीट सोमैया को घेरने के लिए उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक केस रजिस्टर कराया था उनकी तरफ से, और पुलिस ने वो केस रजिस्टर किया था शिवसेना के नेताओं के दबाव में, संजय राउत के दबाव में। और एक पुराने मामले को खुलासा करते हुए उन्होंने कहा था कि जो INS विक्रांत नाम का हमारा युद्धपोत था, जब वो रिटायर हो गया तो उसको बचाने की एक मुहिम चलाई गई थी, और उस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी के लीडर समेत महाराष्ट्र की आम जनता जुटी थी। और उसमें यह तय किया गया था कि इस जो युद्धपोत है इसको हम नष्ट नहीं होने देंगे और इसको म्यूजियम के तौर पे रखेंगे, तो उसको खरीद लिया जाए, और उसके लिए पैसे जुटाए गए थे। शिवसेना ने, संजय राउत ने ये आरोप लगाए थे उस समय कि जो किरीट सोमैया और उनका बेटा है उसने जनता से इस तरह से पैसे जुटाए और 57 करोड़ रुपए उस मुहिम में इकट्ठा हुए, जिसको किरीट सोमैया और उनका बेटा खा गए। और इस मामले को लेकर FIR की गई थी। आज लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो पुलिस ने ये कहते हुए केस को खत्म कर दिया कि इसमें हमें कोई भी सबूत नहीं मिले। और यही बात किरीट सोमैया पहले दिन से कह रहे हैं कि ये आरोप मुझे फंसाने के लिए और मेरी जुबान बंद करने के लिए लगाए गए, ताकि मुझे जेल भेजकर मेरे पे नकली केस लगाएं, और मैं ये जो आरोप लगा रहा हूं, जो खुलासे कर रहा हूं पत्राचाल के, या जो ये शिवसेना के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, NCP के लीडर हैं, इनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा हूं, ये आवाज़ मैं ना उठा पाऊं। उनकी बात सही साबित हुई। किरीट सोमैया बिल्कुल निर्दोष साबित हुए कोर्ट से। हालांकि अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि इन किरीट सोमैया के और उनके बेटे के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं है कि इन्होंने ये 57 करोड़ रुपए जुटाए थे और इसमें कुछ हिस्सा खाया था इस तरह के चंदे में। तो कुल मिलाकर के एक बार साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे की सरकार में किस तरह से वो लोगों की जुबान बंद करने के लिए फर्जी केस दर्ज करा रहे थे, पुलिस के सहारे लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा था। अब यहां यह भी बात समझ में आ रही है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फर्जी केस किए गए, कुछ पत्रकारों के खिलाफ केस किए गए थे, और जो पत्राचाल घोटाले में जो प्रवीण राउत ने रिश्वत दी, अलीबाग में जो प्लॉट दिए संजय राउत को, उसमें जो गवाह बनी है डॉक्टर सपना पाटेकर, उनका भी जो केस है, अब ये पूरा शंका लग रही है कि वो भी फर्जी है। उनके खिलाफ भी जो FIR कराई गई थी महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं संजय राउत के दबाव में की गई थी, ऐसा लगता है। हालांकि अब डॉक्टर सपना पाटेकर ने इसको लेकर के केस दर्ज कराया है कि संजय राउत ने उनको गालियां दी हैं, अभद्रता की है। पुलिस उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वो ईडी के शिकंजे में है, लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश जैसी कार्रवाई क्या एकनाथ शिंदे भी संजय राउत के खिलाफ करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा अभी नोएडा की एक मामला आया श्रीकांत त्यागी का, जिसका वीडियो वायरल हुआ था कि वो महिला को गाली दे रहे हैं, और उसके कारण योगी सरकार ने उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया था, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई हो रही है, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया था, और तो और उनके जो सहयोग करने के लिए लोग आए थे उनको भी गुंडा एक्ट में बंद कर दिया गया।
ऐसे में उदाहरण बनता है कि कोई किसी महिला के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसी कार्रवाई एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र की जनता उम्मीद कर रही है। देखना है क्या योगी जी की तरह वो भी महिला के अपमान पर, जिस महिला को अभद्र गालियां दी गई हैं, श्रीकांत त्यागी ने केवल एक शब्द बोला, उसके कारण गुंडा एक्ट लग गया। लेकिन जो संजय राउत की क्लिप डॉक्टर सपना पाटेकर को गाली देते हुए वायरल हुई है, उस क्लिप में अगर बीप ना बजे तो कोई आम साधारण व्यक्ति उसको सुन नहीं सकता। इतनी अभद्र भाषा में संजय राउत ने जो गाली दी है, और जिस तरह से उन्होंने कंगना रनौत को बाद में नोटी बताते हुए गाली को छुपाने की कोशिश की, ये किसी से छुपा नहीं है। तो एकनाथ शिंदे जी से महाराष्ट्र की जनता ये मांग कर रही है कि आप भी ऐसी कार्रवाई करें ताकि संजय राउत भविष्य में किसी के खिलाफ कुछ बोलने के पहले 100 बार सोचे। देखना होगा एकनाथ शिंदे दबाव में आते हैं, शिवसेना का कार्यकर्ताओं का फेवर करते हैं, या संजय राउत से डरकर मौन हो जाते हैं, या फिर योगी जी की तरह कार्रवाई करते हैं। वंदे मातरम।